हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग हब चैनल। टीचिंग हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म्स के बुक का 30 नंबर सेट्स का डिस्कशंस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेजन होगा। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। देखिए, सर्वाधिक जल राशि प्रवाहित करने वाली नदी अमेजन होती है। सर्वाधिक अगर जल राशि प्रवाहित करने वाली नदी होती है तो अमेजन होती है। अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है। कहाँ मुहाना बनाती है अमेजन नदी? तो विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे अपना मुहाना बनाती है अमेजन नदी। और जो है ये जो है अमेजन नदी जो है प्रवाह के दृष्टिकोण से विशाल नदी अमेजन नदी कहा जाता है। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है। राइन नदी क्या है? सबसे व्यस्त नदी है। और जो है विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। और नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर, जिसको हम लोग काहिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काहिरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबा बांध। तो देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध जो होता है वो हीराकुंड बांध होता है। कौन सा है? तो हीराकुंड बांध होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है, जो कि उड़ीसा में है। महानदी उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध जो है वो संबलपुर ज़िले में अवस्थित है। वो जो है उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में अवस्थित है हीराकुंड बांध। वह विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितना है? 4800 किलोमीटर है। 4800 किलोमीटर है, मीटर है। सतलज नदी पर भाखरा नंगल बांध विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। भाखरा नंगल बांध जो है विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। अच्छा, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे, किस नदी पे? तो कृष्णा नदी पे, जो कि कृष्णा नदी पे जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे है। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? देखेंगे, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि जो है रहीम खान ए खन्ना थे। रहीम खान ए खाना थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो जो है की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता या संदेव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता और नगरीय सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। संदेव सभ्यता से प्राप्त अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवाड़ी वल्ला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ है, कालीबंगन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। यहाँ पे जो है एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैरा अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? पैरा अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? उपयुक्त सभी के लिए प्रयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली विश्व की सबसे पहली महिला जो है वो संतोष यादव है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, 2 बार चढ़ने वाली विश्व की सबसे प्रथम महिला है, वो 1992 और 93 में चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली रिकॉर्ड बनाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तेवई है। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल है, जो कि 1984 में कामी रीता शेरपा जो है 24वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई है, जो कि विश्व रिकॉर्ड की है कामी रीता शेरपा ने। और एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और नेपाल का शेरपा तेंजिंग नॉर्वे ने चढ़ने में सफलता पाया था। सबसे पहले कौन कौन एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 में 53 में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्वे। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधीवादी विचार का मूल आधार क्या है। गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है। तो देखिए गांधीवादी विचार का धर्म और नैतिकता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, धर्म और नैतिकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अमीर खुसरो जो है ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। तो मार्क्स ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि किसके लिए विख्यात है? पतंजलि जो है योग सूत्र के लिए विख्यात है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सूत्र के संकलन का विख्यात है। इसमें पतंजलि योग दर्शन के जनक कहा जाता है। पतंजलि को प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त 6 दर्शन है, जो कि पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र संघ के दरबार में रहते थे। पतंजलि जो है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र संघ के दरबार में रहते थे। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ और क्रांति है जिसको हम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अंडा उत्पादन रजत क्रांति, अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन जो है वो श्वेत क्रांति है। दूध उत्पादन वे श्वेत क्रांति है। उसी तरह देखेंगे हम लोग अनाज उत्पादन हरित क्रांति, अनाज उत्पादन हरित क्रांति। आलू उत्पादन गोल क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ स्थित है? पोवा रिजर्व। तो पोवा रिजर्व हम लोग देखेंगे, पोवा रिजर्व जो है वो असम में है। कहाँ है? असम में है। देखिए पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है असम में स्थित है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। नामदफा या माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा या माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान, माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है? आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। कंचनजंगा वो सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। उसके बाद जो है रायमोना वन अभयारण्य असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो इसका देखेंगे हम लोग, ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। देखिए ये जो है मानक समय जो है इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी भारत के 8 राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी का खुला संग्रहालय आप लोग सभी कोई जानते होइएगा, हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ? कर्नाटक में है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर हम्पी में स्थित है। हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर हम्पी में स्थित है, यानी 2 मंदिर है जो कि हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी जो है शहर जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी शहर जो है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। हम्पी शहर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। देखिए
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये मुंबई में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर यह मुंबई में है। भाभा परमाणु तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभट्टा जो है राजस्थान में। नरौरा जो है परमाणु विद्युत केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश में है। नरौरा जो है परमाणु विद्युत केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश में है। काकरापरा जो है गुजरात में है। काकरापरा कौन सा है, गुजरात में है। कैगा जो है कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। और इसी तरह से आगे भी देखेंगे। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, तो जूट सबसे अधिक जो है बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक जूट होती है। सुंदरवन का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए फेमस है। सुंदरवन का डेल्टा जो है वो जूट उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा। भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन में एकाधिकार रखता है। जूट कारखाना रिसरा में स्थापित हुआ था। पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, रिसरा में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कॉफ़ी की खेती की जाती है। किसका, कॉफ़ी की खेती की जाती है। 18 नंबर देखेंगे। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के पुस्तक का लेखक रस्किन बॉन्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन सा है, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट देखेंगे। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो देखिए यूएन सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी देश होते हैं। जैसे कि देखेंगे कौन कौन देश होते हैं अस्थायी देश, जिसमें आपको अमेरिका आता है, फ्रांस आता है, चीन आता है, रूस आता है और इंग्लैंड आता है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश जो है वो 5 अस्थायी देश है, जो कि अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और फिनलैंड। अस्थायी देशों का कितनी संख्या है, तो 10 है। अस्थायी देश कितनी है, तो 10 है। उसमें क्या होता है, अस्थायी देश के पास जो है वो जिसका चुनाव महासभा के द्वारा 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है महासभा के द्वारा अस्थायी सदस्यों की चुनाव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। भारत की खोज का पुस्तक किसने दिया था, तो भारत की खोज पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत की खोज पुस्तक लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है। राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो राशियों की कुल संख्या 22 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 22 है। राशियों की कुल संख्या 22 है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 27 है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। नक्षत्रों समूह की राशियाँ कही जाती है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कौन सा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था। 1885 के गठन में शामिल था, तो इसका जो है ये एओ हुम थे। कौन थे, एओ हुम थे। 1885 के गठन में शामिल था। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक जो है अमृता प्रीतम है। तमस उपन्यास के लेखक कौन सा है, तो अमृता प्रीतम है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है वो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे, क्लीमेंट एटली थे। आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी। देखिए पूना पैक्ट जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच आपको समझौता हुआ था, ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूना पैक्ट पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने दबाव में आकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। भीमराव अंबेडकर ने
दबाव में आकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सिंह का संरक्षण होता है, सिंह का संरक्षण कहाँ होता है? देखिए सिंह का संरक्षण जो है गिर नेशनल पार्क में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क में सिंह का संरक्षण होता है, जो कि कहाँ है? गिर पहले भी बोले थे, गिर जो है गुजरात, गुजरात है। गिर कहाँ है? गुजरात है। गिर कहाँ है? गुजरात है। मानस जो है वो असम है। मानस कहाँ है? वो असम में है। मानस कहाँ है? असम में है। उसके बाद देखेंगे काजीरंगा, काजीरंगा जो है असम के एक सींग वाला गेंडा है। काजीरंगा भी जो है असम का एक सींग वाला गेंडा है। असम का एक सींग वाला गेंडा जो है काजीरंगा है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेंटर, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो वो जो है ट्रावनकोर से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रावनकोर से जुड़े हुए थे। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक से है? तो सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। सोन नदी ये पटना के निकट मनेर गंगा में मिल जाती है, जो कि सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के मनेर गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी जो है 3 नदियाँ नर्मदा, महानदी और सोन से निकलती है और तीनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार है। पुनपुन नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वराज, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 21 दिसंबर 1929 को लाहौर में पारित किया गया था। लाहौर में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पारित किया गया था। अब देखेंगे ये पाइन वन के किस्टोन स्पेसीज होते हैं, किस्टोन स्पेसीज होते हैं। किस्टोन स्पेसीज जो होते हैं वो पाइनेसी के होते हैं। किस्टोन स्पेसीज जो होते हैं वो पाइनेसी के होते हैं। किस्टोन स्पेसीज जो होते हैं वो पाइनेसी के होते हैं। प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ था? कायस्थ नामक, देखिए इसका जो है 32 का ये इसमें जो है गुप्त युग हो जाएगा। किस युग में? तो गुप्त युग में हो। देखिए ये गुप्त काल में जो है एक कायस्थ की उत्पत्ति हुई थी, जिसका प्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ। कायस्थ को एक जाति के रूप में उल्लेख ओशनम स्मृति में सर्वप्रथम हुआ। किस स्मृति में? तो ओशनम स्मृति में हुआ था। ओशनम स्मृति में हुआ था। भारत में मंदिर बनाने का प्रथम उल्लेख जो है गुप्त काल से ही है। मंदिर बनाने का उल्लेख जो है गुप्त काल से ही है। मंदिर बनाने का उल्लेख जो है गुप्त काल से ही है। नेक्स्ट देखेंगे सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वासुटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण किया? तो ईंटों से एक मंदिर का निर्माण किया ये पांडु वंश के शासनकाल में। किस? पांडु वंश के। कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसका प्रमाण रतनपुर में इनके रूप से होते हैं, तो ये सती महल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सती महल हो जाएगा। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो ये जो है ये समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। नाइक का अर्थ क्या होता है? नाइक का अर्थ क्या होता है? तो नाइक का अर्थ जो होता है वो जो है नाइक का अर्थ जो होता है विजय की यूनानी देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधानसभा का स्पीकर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के
द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करते हैं, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 332 द्वारा जो है वह अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 332 के द्वारा है। 332 के द्वारा है। 333 के द्वारा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान है। किसमें मनोनयन का प्रावधान है? 104वां संविधान संशोधन एक्ट के बाद एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। किस संविधान संशोधन? तो 104वां। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डोल उत्सव या डोल यात्रा। डोल उत्सव या डोल यात्रा। यात्रा तो आप लोग सब कोई जानते होइएगा, पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डोल उत्सव को डोल यात्रा उत्सव भी कहा जाता है। डोल उत्सव को डोल यात्रा उत्सव भी कहा जाता है। रंगों का त्यौहार है जो बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार जो है वह भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। यह त्यौहार जो है भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की है? वो असम वैभव जो है वो रतन टाटा को दिए जाने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? शरद कुमार का संबंध जो है वह किस खेल से है? तो शरद कुमार का संबंध जो हाई जंप से है। हाई जंप से है। शरद कुमार का संबंध हाई जंप से है। उसके बाद जो है 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? वो है मिताली राज। कौन है? मिताली राज हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी क्रिकेट सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी? तो इसका जो है पहली एशियाई टीम जो है भारत बनी। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग ने किया था। देखिए गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग ने किया था। कब किया था? तो 1490 ईस्वी में किया था। 1490 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट ने किया था। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट ने किया था। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट ने किया था। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट ने किया था। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट ने किया था। फिर नेक्स्ट देखेंगे कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? कौन सा राज्य सरकार जो है भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो ये जो है पंजाब जो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंजाब कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो है आपको डॉक्टर APJ अमित के सरवानी को यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत जो है वह 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी थे? किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो थे वह मुरली भरावा गांव के थे। मुरली भरावा गांव के थे जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में पड़ता है। मुरली भरावा गांव जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में पड़ता है। राजकुमार शुक्ल जो है वहीं के निवासी थे, जो कि चंपारण ज़िला में पड़ता है। चंपारण ज़िला में पड़ता है। सदाकत आश्रम की स्थापना
48 एकड़ ज़मीन में किसने दान दी थी? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ ज़मीन किसने दान दी थी? तो ये जो है खैरू मियाँ ने दिया था। किसने दिया था? तो खैरू मियाँ ने दिया था। खैरू मियाँ ने दिया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं को हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? यह बात जो है किसने की थी? तो यह बात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस अस्थायी सवारी आगे की ओर झुक जाती है, या किस नियम का पालन करता है? तो ये जो है आपको न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। गति के नियमों की सबसे पहले व्याख्या आइजैक न्यूटन ने दिया था, जिसको हम लोग प्रिंसिपिया कहते हैं। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो प्रथम नियम में जो है बल की परिभाषा किस में मिलता है? बल की परिभाषा जो है वो द्वितीय नियम में मिलता है। बल की परिभाषा किस में मिलता है? तो द्वितीय नियम में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? एक साधारण आवर्धक ग्लास में जो है वो छोटल फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल हैं। छोटल फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो ये जो है परमाणु क्रमांक पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। देखिए इसमें जो है आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता जो है वो मोसले है। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता जो है वो मोसले हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया था? तो अष्टक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 56 थी। कितनी थी? 56 थी न्यूलैंड के समय। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एल्केन का सूत्र होता है। देखिए इसमें 3 होता है। एक होता है अल्केन, बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है ये अल्केन, अल्कीन, और एक होता है अल्काइन। देखिए इस CnH2n सब में होता है। CnH2n सब में होता है। CnH2n सब में होता है। देखिए जोड़ दो यानी CnH2n, छोड़ दो और माइनस घटा दो, यानी जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, यानी CnH2n और -2। याद करने का, देखिए CnH2n तीनों में कॉमन हो गया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। लेकिन एक में जोड़ दीजिए यानी +2, एक में छोड़ दीजिए यानी -2 घटा दीजिए। एक जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, यानी अल्कीन पूछ रहा था। अल्केन, अल्कीन यानी CnH2n देख लीजिए, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संभारिक परमाणुओं में होता है। देखिए संभारिक परमाणुओं में क्या होता है कि न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। संभारिक परमाणुओं में जो है न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की कठोरता जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता जो है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है जल की कठोरता। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता जो है 78% है। कितना है? 78% है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम बताइए। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन, तब नाइट्रोजन, तब कार्बन होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है वह उपयुक्त दोनों के लिए किया जाता है, छपाई का में और आग बुझाने दोनों में किया जाता है। छपाई में और आग बुझाने दोनों में किया जाता है। निम्न में से संयोजन अभिक्रिया कौन है? संयोजन अभिक्रिया देखा जाए तो संयोजन अभिक्रिया जो है वह जो है वो 2 और 3 है। 2 और 3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु संख्या 35 है और इलेक्ट्रॉन 18 है तो उस तत्व की प्रोटॉन संख्या क्या होगी? तो उसका प्रोटॉन संख्या पूछा जा रहा है। किसी तत्व का प्रोटॉन संख्या पूछा जा रहा है तो देखिए ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? ए जो है द्रव्यमान संख्या ए बराबर पी प्लस एन होता है। ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एन, जो कि ए द्रव्यमान संख्या है, पी प्रोटॉन है और एन न्यूट्रॉन है। तो ए कितना दिया हुआ? 35 दिया हुआ। ए कितना दिया हुआ? 35 दिया हुआ। और इसमें 18 क्या दिया होता है? ए क्या होता है कि जेड बराबर पी बराबर और ई होता है, यानी परमाणु संख्या जितना होगा उतना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन 18 है तो इलेक्ट्रॉन 18 है यानी उतना ही आपको प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? माइनस इधर आ करके घट जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन जो है ये कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आमों का पीला रंग जो है पर्णपितक यानी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। 67 देखेंगे, जब पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है? ये जो है लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दांतों के डॉक्टरों द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए तो इसका जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण प्रकाश का संकेंद्रक का अच्छा स्रोत है। प्रकाश को संकेंद्रण करने का अवतल दर्पण बहुत अच्छा है। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सौर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, दाढ़ी बनाने में आने वाले सभी प्रकार की चीज़ों में करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट हुआ, सौर कुकर हुआ, सर्च लाइट हुआ, दाढ़ी बनाने में इस तरह से करते हैं। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र संख्या का पिरामिड कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र के संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो वो सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक कहाँ होगी? तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होगा। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देखेंगे तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होगा। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होगा। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होगा। हाँ, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चंस था यहाँ? आमों का पीला रंग जल के पृष्ठभूमि, इसमें देखेंगे जब पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े तैरने का कारण है। देखिए लोहे के टुकड़े का तैरने का कारण जो है एक ही है, लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान संकेंद्रित करने का ये देख लिए थे हम लोग क्वेश्चन, जो कि अवतल दर्पण हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका जो है सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी। कहाँ होगी? तो ये जो है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होता है। 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 कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु किस प्रकार की गति करती है। कंपन इंगित करता है कि कोई वस्तु किस प्रकार की गति करती है। तो दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना HIV का जीन होता है। HIV का जीन कैसा होता है? तो HIV का जीन जो होता है, HIV का जीन कैसा होता है? तो SSRNA होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कथन सत्य देखेंगे इसमें कौन कौन है? तो CO2 को शुष्क बर्फ
के रूप में जाना जाता है, ये तो सही है। CO2 गैस चूने को जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही हो। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल में नमक को घोलने पर प्राप्त होता है, जल में नमक को घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो जल में नमक को घोलने पर जो है वह समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। रक्त समूह की खोज किसने की था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने की था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो बस